अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमें कहाँ कहाँ से हासिल हो सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं इनके। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड नेचुरली बाय एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल और प्लांट्स दोनों जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एनिमल सिंथेसाइज टू मेन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन्स एंड फैट्स। एनिमल्स के अंदर से जो दो मेन कंपाउंड्स हैं, यानी प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं वो कह लें बनते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर प्लांट्स की बात करें, और जैसा कि मैं बता रहा था कि जो प्रोटीन्स और फैट्स हैं उनमें प्रोटीन्स मीट, मटन, चिकन और एग्स से हासिल होती है, जबकि जो फैट्स हैं वो मिल्क और बटर की फॉर्म में हासिल होते हैं। जबकि प्लांट्स जो हैं वो सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स भी, प्रोटीन्स भी, फैट्स भी, विटामिन भी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन कैसे प्रोड्यूस करते हैं कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कहाँ से कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्रोटीन है। कि कार्बोहाइड्रेट जैसे हम आलू खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट उसमें मौजूद हैं, वो मेनली जो प्लांट के अंदर उनकी जड़ें हैं या उनकी जो सेल्स की सेल वॉल है वो भी काफ़ी हद तक कह लें कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। प्रोटीन्स ज़्यादातर सेल में उस जगह पाई जाती हैं, मतलब कि उस तरह की चीज़ों में हैं जैसे दालें हैं, उनके अंदर प्रोटीन्स हैं। फैट्स जैसे कि बीज हैं जिनसे ऑयल निकलता है, और विटामिन ऐसे बीज भी ऐसे भी फल हैं या बीज हैं जो विटामिन, जैसे विटामिन सी होता है मिर्चों वगैरह में, तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो मोर ओवर डेड प्लांट्स बuried अंडर अर्थ's crust आर कन्वर्टेड थ्रू बायोकेमिकल प्रोसेसेस टू कोल, पेट्रोलियम एंड गैस। कोल, पेट्रोलियम और गैस के अंदर जो है डेड प्लांट्स को जो बर्ड होते हैं अंडर द अर्थ, उनको बायोकेमिकल प्रोसेस के जरिए कन्वर्ट होते हैं। ये जो कोल है, ये पेट्रोलियम है, ये जो गैस है, इस बरी होकर कन्वर्ट होना, मतलब कि डेड प्लांट्स का बरी होकर कन्वर्ट होना इनमें, इसको हम कभी कभी कह लें नेचुरल प्रोसेस कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो कार्बोनाइजेशन कहाँ है ये अगले टॉपिक में हम देखेंगे। तो दीज मटेरियल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन सोर्सेज हैं। We can get thousands of organic compound by destructive distillation of coal and fractional distillation of petroleum। यानी destructive distillation और fractional distillation ये दो कह लें डिस्टिलेशन की टाइप्स हैं, जिनको हम तफसील से अगले दो टॉपिक्स में पढ़ेंगे। जिनमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं कि हाई बॉइलिंग, हाई कह लें टेम्परेचर के ऊपर एब्सेंस ऑफ एयर में किस चीज़ को बर्न करना। तो बर्निंग ऑफ ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, अगर मैं इसमें टेक्स्ट ऐड करूं तो ये टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ऐड नोट। तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि बर्निंग एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो बर्निंग एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर ये कहलाती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, इसी तरह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को भी मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं कि बर्निंग ऑफ कंपाउंड एट हाई कह लें, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर तो नहीं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से चीज़ों को सेपरेट करना, यानी सेपरेशन ऑफ, या हम ये भी कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना है बाय चेंज डिफरेंट बाय देयर different boiling points, different boiling
यानी हमने डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के लिहाज से डिफरेंट कह लें मिक्सचर में से चीज़ों को अलहदा करना है, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शंस उसके अलहदा करने हैं एट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट चीज़ों के, ठीक है। जैसे मीथेन जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, हेप्टेन का उससे ज़्यादा है। तो अगर हम थोड़ा सा कम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले रिलीज़ होगी मीथेन, इससे थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो इथेन सॉरी वो हेक्सेन लैदा होना शुरू हो जाएगी, फिर और थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो फिर हेप्टेन लैदा होना शुरू हो जाएगी। तो जितना कंपाउंड ज़्यादा बड़ा होगा उतना वो ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर कह लें अलहदा होगा, डिस्टिल होगा और अलहदा होकर गैस की फॉर्म में अलहदा हो जाएगा। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इसमें बॉइलिंग पॉइंट्स, और जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है उसमें बर्निंग एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर, इसके ज़रिए हम चीज़ों को क्या करते हैं, अलहदा करते हैं, ठीक है। अब आगे जो एक मिनट यहाँ पर मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक मिनट, हाँ, ये कलर जो है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में कलर के डिफरेंस आ गए हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिटेल ऑफ ईच सोर्सेज आर गिवन फिगर बिलो। अब जो सारी जो सोर्सेज हैं उनकी जो डिटेल है और ये डिटेल ये अब इस फिगर के अंदर दी हुई है जो ये आपके सामने नज़र आ रही है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सोर्सेज जो हैं कंपाउंड के, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज, उनमें एनिमल से और प्लांट से जो सोर्सेज हासिल होते हैं, उनमें एनिमल से प्रोटीन्स और फैट्स हासिल करते हैं। प्रोटीन्स की शक्ल में एग्स, मीट, चिकन, बीफ, फिश है, और फैट्स की फॉर्म में मिल्क, बटर एंड चीज़ है। जबकि प्लांट से, जो लिविंग प्लांट्स हैं, उनसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड ऑयल हासिल होते हैं, जो डिफरेंट सोर्सेज यहाँ पर दिए हुए हैं इनके। इनके जो डेड प्लांट्स हैं उनसे कोल, पेट्रोलियम गैस वगैरह हासिल होते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो इनका एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है, इसके अंदर सारी चीज़ें बताई गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आए तो इस टॉपिक के आने के चांस होते हैं, लेकिन फिलहाल तो इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं आता, लेकिन इसमें काफ़ी शॉर्ट भी है। तो कोल क्या है? कोल जो है वो एक ब्लैकिश कह लें कम्प्लेक्स मिक्सचर है डिफरेंट कह लें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपाउंड्स का। तो इस कोल के जो मिक्सचर है इसको हम यूज़ करते हैं और इससे ये कई कह लें कंपाउंड्स जो हैं अलहदा किए जा सकते हैं। तो इट इज़ आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स। ये सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी थोड़ी सी मिकदार में इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये जो कह लें हमारे पास मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि याद रहे। ये डेफिनेशन है इसकी कोल की, ठीक है। आगे कोल वाज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स बuried अंडर द अर्थ्स क्रस्ट मिलियन ईयर एगो, यानी मिलियन ईयर्स एगो अर्थ की क्रस्ट के नीचे जितने भी डेड प्लांट्स बरी हो गए, यानी दफन हो गए थे, उनकी डिकम्पोजिशन से ये कोल बनी है। तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन आ रही है कार्बोनाइजेशन की। तो कार्बोनाइजेशन है कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, ये कहलाती है कार्बोनाइजेशन, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा वाज़ेह हो जाए। तो इसको मैं डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये एब्सेंस ऑफ एयर यानी एयर की गैर मौजूदगी के अंदर होता है। एट अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, वही जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मैंने आपको बताई थी। तो ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर एब्सेंस ऑफ एयर में लॉन्ग टाइम के अंदर, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में होता है, अराउंड अबाउट 500 मिलियन ऑफ ईयर्स, यानी ये मिनिमम टाइम है जिसमें वो कह लें कन्वर्ट होता है वुड से कोल के अंदर। तो वुड कंटेन्स अबाउट 40% कार्बन। एमसीक्यू आता है कि वुड के अंदर कितने परसेंट कार्बन होता है, तो ये कितने परसेंट होता है, 40% होता है। तो ये भी हम साथ ही इसको हाईलाइट कर देते हैं कि कितने परसेंट कार्बन होता है, 40%। सो डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन, कितनी कार्बोनाइजेशन हुई है इस पर डिपेंड करता है कि कोल की कितनी टाइप्स हैं। तो 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप ऑफ कोल आर फाउंड, और ये 4 टाइप्स हैं। इन चारों टाइप्स को आगे फर्दर डिफरेंशिएट किया गया कि दीज टाइप डिफर विद रिस्पेक्ट टू कार्बन कंटेंट।
कितनी मिकदार में कार्बन इसके अंदर मौजूद है, कार्बन कंटेंट उसका कितना है, उस लिहाज से ये डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें वोलेटाइल मैटर भी शामिल है, उसकी भी वजह से, या फिर मॉइस्चर कितना है उस पर भी डिपेंड करती हैं ये चारों टाइप्स। तो इसके बारे में डिटेल से नीचे टेबल में लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके डेली यूजेस भी लिखे हुए हैं, ये देख लें। कोल की ये जो सबसे ऊपर वाली यानी सबसे कह लें करीबी ज़मीन के करीब जो कोल की सबसे कह लें कम दौरानिया वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं पीट। अगर बहुत गहराई में हो तो उससे पीट यानी कोल की पहली पीट वाली लेयर से गहराई में हो तो फिर उसको कहते हैं लिग्नाइट। अगर बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाए तो फिर बिटुमिनस, और सबसे ज़्यादा गहराई में जो कोल की टाइप होती है हाई प्रेशर के ऊपर उसको कहते हैं एंथ्रासाइट। तो सबसे अच्छी जो कोल है वो एंथ्रासाइट होती है, उससे कम अच्छी बिटुमिनस, उससे फिर थोड़ी सी घटिया लिग्नाइट, और सबसे घटिया टाइप है पीट की, ठीक है, कोल में। और इसी को नीचे टेबल में दिखाया गया, देखें ज़रा इस टेबल के अंदर के चार टाइप्स है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। पीट में 60% कार्बन कंटेंट होते हैं और ये इंफीरियर क्वालिटी की कोल है जो किल्न यानी भट्टियों में जलाने के लिए यूज होती है। लिग्नाइट जो है 70% के करीब कार्बन कंटेंट रखती है और इट इज सॉफ्ट कोल, ये बड़ी नरम सी कोल होती है। और ये थर्मल पावर स्टेशन यानी वो पावर स्टेशन जहाँ पर कोयले को जला के बिजली हासिल की जाती है उसमें ये यूज होती है, ये भी एमसीक्यू आ जाता है। उसके बाद बिटुमिनस में 80% होती है कार्बन कंटेंट और इट इज कॉमन वैरायटी ऑफ कोल यूज्ड एज हाउस होल्ड कोल। इसको हम हाउस होल्ड कोल भी कहते हैं कि ये घरों में जो इस्तेमाल होने वाली कॉमन वैरायटी की जो कोयला है उसको कहते हैं बिटुमिनस, ठीक है। एंथ्रासाइट क्या होता है, 90% इसके अंदर कार्बन कंटेंट है और बहुत कह रहे अच्छी वाली जो कोल है, सुपीरियर क्वालिटी की कोल है, हार्ड कोल है और इट इज़ यूज इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर यूज की जाती है, ठीक है। तो नीचे सबसे पहली डेफिनेशन इसके बाद लिखी हुई है कि कोल हैज बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है इसकी वजह से कोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अभी मैंने आपको बताया था कि द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसको ज़रा मैं हाईलाइट कर दूँ थोड़ा सा अच्छे तरीके से ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर is called destructive distillation. As we know, coal contains elements like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur. कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर जैसे कंपाउंड रखने की वजह से so destructive distillation of coal provides a large number of organic compounds along with few inorganic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हासिल होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हासिल होते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें चार प्रोडक्ट्स हैं जिनमें पहली कोल गैस है, कोल टार है, अमोनियम लिकर है और लास्ट में कोक है। चार हम टाइप्स में से पहली टाइप पढ़ रहे हैं कोल गैस, ठीक है। तो कोल गैस क्या है, तो कोल गैस एक मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, ये मिक्सचर है गैसेस का, सॉरी गैसेस कह रहा हूँ, कौन कौन सी ये चीज़ गैसेस का, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और का जो है हाइड्रोजन, इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर है जो हमारे पास ये कोल है, कोल गैस है। तो ये मैंने हाईलाइट कर दी है। इट प्रोड्यूस हीट व्हेन बर्न्ड इन एयर। ये जब हवा में बर्न की होती है, जलती है, तो ये बहुत हीट खारिज करती है। देयरफॉर इट इज़ मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री। ये फ्यूल के तौर पर इंडस्ट्री में यूज होती है। It is used also used to provide an inert or reducing atmosphere in various metallurgical process। ये important है कि कई मेटल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस हैं उनमें रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर यानी किस चीज़ को रिड्यूस करना, रिड्यूस मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना। ये इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करवाती है दूसरी चीज़ को, ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर देती है, या ऐसा एटमॉस्फेयर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की रिचमेंट होती है। तो ये जो, या फिर इनर्ट एटमॉस्फेयर ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कह रहे हैं कोई भी इनर्ट के ज़मरे में ऐसे आ सकता है इनर्ट कि ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें कोई दूसरी चीज़ रिएक्ट ना कर सके। यानी अगर मेटलर्जी प्रोसेस में कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रोकनी है तो फिर उसके लिए भी ऐसी गैसेस, कोल गैसेस यूज़ की जाती हैं जो कुछ खास तरह की जो न्यूट्रल एनवायरनमेंट, इनर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं, जिससे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है अगर उस प्रोसेस में नहीं चाहिए तो एक इनर्ट एटमॉस्फेयर बन जाता है, ठीक है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है इस कोल गैस की। नेक्स्ट देखते हैं अमोनियम लिकर।
तो अमोनियम लिकर क्या है, ये एक सोल्यूशन है अमोनिया गैस का वाटर में। तो अमोनिया गैस के वाटर में सोल्यूशन को हम कहते हैं अमोनियम लिकर, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट भी साथ साथ कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे तरीके से हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको अंदाजा रहे। ठीक है, तो ये अमोनियम लिकर क्या है, अमोनिया गैस का वाटर में सोल्यूशन, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यानी खादें वगैरह बनाने में नाइट्रोजन वाली यूज होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये अमोनियम सल्फेट बहुत अच्छी फर्टिलाइजर है कि जो खादों के तौर पर यूज होती है। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट को बनाने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोल टार। ठीक है, तो कोल टार क्या है, तो कोल टार एक थिक ब्लैक लिक्विड है, यानी बहुत थिक होता है, गाढ़ा होता है, ब्लैक सा होता है लिक्विड। तो जैसे आपने जिस तरह लुक होती है ना सड़कों में डालने वाली, लुक भी कुछ हद तक इसी से ड्राइव्ड थोड़ा सा लिक्विड है, लेकिन ये थोड़ा सा एक हट के है। वो एस्फाल्ट होती है, ये थोड़ी सी अलग है। तो उसी तरह की ये ब्लैक सी फॉर्म में होती है कोल टार भी। ये मिक्सचर है अबाउट 200 ऑर्गेनिक डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, यानी तकरीबन 200 के करीब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस कोल टार के अंदर मौजूद होते हैं। और ज्यादातर क्या है, एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग रखते हैं। ठीक है, तो बेंजीन रिंग कंटेनिंग ये एरोमेटिक कंपाउंड्स इसमें ज्यादातर हैं। और दीज कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको सेपरेट किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से सेपरेट करना किसी चीज को। तो सेम some of the important aromatic compounds are benzene, phenol, toluene, aniline, एक्सेट्रा। इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर मैं किसी दिन आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो बेंजीन वाले हैं। बेंजीन यानी C6H6 के ऊपर अगर OH लगा दें तो फिनॉल बन जाता है, अगर CH3 लगा दें तो टोलाइन बन जाती है, अगर NH2 लगा दें तो एनिलीन बन जाती है। किस दिन मैं आपको अच्छे से ये बताऊंगा कि ये क्या होता है। These chemicals are used to synthesize drugs, dyes, explosive paint, varnish, plastic, synthetic rubber, fiber, pesticide और valuable chemical। और उसके अलावा कोल जो है उसकी जो कोल टार की बाकी बची हुई चीज़ होती है उसको हम कहते हैं पिच। ठीक है, तो ये पिच जो है ये आपने याद रखना है, ये रूफ्स और रोड्स को सरफेस करने के लिए यूज होती है, जिस तरह वो लुक होती है। तो आगे लास्ट है कोक। तो 98% कार्बन जो है कोक के अंदर मौजूद होती है। ये रेजिड्यू है जो बचा होता है इस कोल का, और ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद हासिल होता है। इट लूजेस ऑल इट्स वोलेटाइल कंपोनेंट एंड लीव्स बिहाइंड अ सॉलिड रेजिड्यूल कार्ड कोक। यानी जो सब कुछ वोलेटाइल कंपोनेंट और बाकी चीजें निकलने के बाद जो सॉलिड रेजिड्यू बच जाता है कोल में से, वो कोक कहलाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है मेटलर्जी के अंदर, और फ्यूल के तौर पर भी यूज होता है। इसके साथ आज का लेक्चर खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।